राम प्रसाद शर्मा एक बहुत अमीर आदमी थे। उनकी बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में राजू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वो इस घर में नौकर का काम करता था। राजू और राम प्रसाद की बेटी प्रिया धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों के बीच कुछ ऐसा था जो उन्हें एक दूसरे की तरफ खींचता था। लेकिन जब घर वालों को इस बात का पता चला तो सब कुछ बदल गया। एक तूफान आने वाला था जो कि सबकी जिंदगी बदल देगा। राजू की किस्मत क्या होगी, प्रिया का क्या होगा और राम प्रसाद को अपनी गलती की कैसी सजा मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को बिना देर किए शुरू करते हैं। राम प्रसाद शर्मा का नाम सुनते ही पूरे इलाके में लोगों के कान खड़े हो जाते थे। वह सिर्फ एक जमींदार नहीं थे, बल्कि पूरे जिले के सबसे रसूखदार आदमी थे। उनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी। गांव की सबसे बड़ी और भव्य हवेली उन्हीं की थी। हवेली में 50 से ज़्यादा कमरे थे। संगमरमर के फर्श थे, बड़े बड़े जाड़ थे, दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स लगी थी। राम प्रसाद के दादा ने ये हवेली बनवाई थी। तब अंग्रेजों का जमाना था। दादा अंग्रेजों के करीबी थे। उन्होंने अंग्रेजों की मदद से बहुत जमीन खरीदी थी। फिर पिता ने उस दौलत को और बढ़ाया और अब राम प्रसाद के पास इतना पैसा था कि 7 पीढ़ियां आराम से गुजर सकती थी। लेकिन पैसे के साथ साथ राम प्रसाद के अंदर घमंड भी आ गया था। वह खुद को दूसरों से बहुत ऊपर समझते थे। गरीब लोगों को वह बड़ी ही घृणा से देखते थे। उन्हें लगता था कि गरीबी एक अभिशाप है और गरीब लोग उनके सामने खड़े होने के भी लायक नहीं हैं। हवेली के नौकरों से वह बहुत सख्ती से पेश आते थे। अगर कोई छोटी सी गलती हो जाए तो वह उसे नौकरी से निकाल देते थे। गांव के लोग उनसे डरते थे। कोई उनके सामने आंख उठाकर नहीं देखता था। राम प्रसाद को ये अच्छा लगता था। उन्हें लगता था कि यही सम्मान है। लेकिन वह नहीं जानते थे कि लोग उन्हें सम्मान नहीं बल्कि डर से देखते थे। राम प्रसाद की पत्नी सावित्री बहुत सीधी सादी महिला थी। वह अपने पति के उलट बहुत दयालु थी, गरीबों की मदद करती थी। लेकिन राम प्रसाद के डर से वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। राम प्रसाद अपनी पत्नी की बात भी ज्यादा नहीं सुनते थे। घर में उनका ही राज चलता था। राम प्रसाद की एक इकलौती बेटी थी प्रिया। प्रिया उनकी आंखों का तारा थी। वह बहुत सुंदर थी। गोरा रंग, लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि देखने वाला देखता ही रह जाए। राम प्रसाद ने उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया था। प्रिया अपने पिता के स्वभाव के उलट बहुत ही नर्म दिल की थी। उसे अपने पिता का घमंड बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर अपनी माँ से कहती थी कि पिताजी इतने सख्त क्यों हैं। लेकिन सावित्री क्या कर सकती थी। हवेली में 20 से ज़्यादा नौकर चाकर काम करते थे। रसोइया था, माली थे, सफाई करने वाले थे, गाड़ी चलाने वाले थे। सबके अलग अलग काम थे। सब डर डर के काम करते थे। कोई भी राम प्रसाद के सामने मुंह नहीं खोलता था। इन्हीं नौकरों में से एक था राजू। राजू 5 साल पहले इस हवेली में आया था। तब वह सिर्फ 17 साल का था। बहुत पतला दुबला कमजोर सा लड़का। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर भूख के निशान थे। वह काम की तलाश में दर दर भटक रहा था। राजू के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। एक बीमारी ने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। राजू किसी तरह से बच गया। उसके कोई रिश्तेदार नहीं थे। 10 साल की उम्र से ही वह यहाँ वहाँ काम करके अपना पेट पाल रहा था। कभी किसी होटल में बर्तन धोता, कभी किसी खेत में मजदूरी करता, कभी किसी दुकान पर सामान उठाता। जब राजू राम प्रसाद की हवेली पर काम मांगने आया तो राम प्रसाद ने उसे देखा। एक साधारण सा लड़का, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। एक चमक थी, ईमानदारी थी। राम प्रसाद ने उसे काम पर रख लिया। बगीचे की देखभाल करने के लिए राजू बहुत मेहनती निकला। सुबह 4 बजे उठ जाता,
बगीचे में पानी देता, पौधों की देखभाल करता, घास काटता, दिन भर काम करता रहता। कभी थकान की शिकायत नहीं करता था, कभी छुट्टी नहीं मांगता था। रात को अपने छोटे से कमरे में वह चला जाता। धीरे धीरे राजू की मेहनत दिखने लगी। बगीचा पहले से ज़्यादा सुंदर हो गया। नए नए फूल खिलने लगे, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। राम प्रसाद को ये पसंद आया। उन्होंने राजू की तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दी। राजू बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि शायद उसकी ज़िंदगी अब बदलेगी। उसने अपनी कमाई से कुछ पैसे बचाने शुरू किए। वह सोचता था कि एक दिन वह भी कुछ बन सकता है। वह रात को पुरानी किताबें पढ़ता, गांव के स्कूल के बाहर खड़े होकर बच्चों को पढ़ते हुए देखता। उसके मन में सीखने की भूख थी। प्रिया को बगीचे में घूमना बहुत पसंद था, खासकर सुबह के समय जब सूरज अभी अभी निकलता था। ओस की बूंदें पत्तियों पर चमकती थी, पक्षी चहचहाते थे, हवा में फूलों की खुशबू होती थी। प्रिया वहां जाकर बैठ जाती, किताब पढ़ती, कभी बस यूं ही प्रकृति को निहारती। एक दिन सुबह सुबह प्रिया बगीचे में टहल रही थी। उसने देखा कि राजू पौधों को पानी दे रहा है, बहुत ध्यान से। हर पौधे को प्यार से छूता, उसके पत्तों को साफ करता जैसे वे उसके अपने बच्चे हों। प्रिया को यह देखकर अच्छा लगा। उसने राजू से पूछा कि वह इतनी मेहनत से पौधों की देखभाल क्यों करता है। राजू थोड़ा घबरा गया। हवेली की बेटी उससे बात कर रही थी। उसने सर झुकाकर कहा कि उसे पेड़ पौधे बहुत पसंद हैं। वे उसके दोस्त जैसे हैं। वे कभी धोखा नहीं देते। अगर आप उन्हें प्यार दो तो वे भी प्यार लौटाते हैं। प्रिया को राजू की बात अच्छी लगी। उसने राजू से और बातें की। राजू ने अपनी कहानी बताई, कैसे वह अनाथ हो गया, कैसे उसने संघर्ष किया। प्रिया का दिल भर आया। उसे राजू पर दया आई। उस दिन के बाद प्रिया अक्सर बगीचे में राजू से बातें करने लगी। राजू भी शुरू में डरता था, लेकिन धीरे धीरे वह खुल गया। दोनों में दोस्ती हो गई। प्रिया राजू को पौधों के नाम सिखाती। राजू प्रिया को अपने संघर्ष की कहानियां सुनाता। एक दिन प्रिया ने देखा कि राजू अपने कमरे में एक पुरानी किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे ठीक से पढ़ना नहीं आता था। वह अटक अटक कर पढ़ रहा था। प्रिया ने पूछा कि क्या वह पढ़ना सीखना चाहता है। राजू की आंखें चमक उठी। उसने हाँ में सर हिलाया। प्रिया ने कहा कि वह राजू को पढ़ना सिखाएगी, लेकिन ये बात किसी को नहीं बतानी है। अगर उसके पिता को पता चला तो वे नाराज हो जाएंगे। राजू मान गया। उस दिन से प्रिया रोज शाम को राजू को पढ़ाने लगी। वह अपने पुराने नोट्स और किताबें राजू को दे देती। राजू बहुत मेहनत से पढ़ता। वह रात रात पर जाकर पढ़ाई करता। उसे लगता था कि अगर वह पढ़ लिख गया तो शायद कुछ बन सके, शायद एक दिन वह भी इज्जत से जी सके। महीने बीतते गए। राजू की पढ़ाई अच्छी हो रही थी। प्रिया ने उसे हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना सिखा दिया था। थोड़ा गणित भी सिखाया। राजू बहुत तेज निकला। जो चीज़ एक बार सीख लेता उसे वह याद रहती। प्रिया उसकी मेहनत देखकर खुश होती। इसी बीच दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। बातों बातों में हंसी मजाक होता। कभी प्रिया अपने कॉलेज की बातें बताती। दोनों एक दूसरे को अब समझने लगे थे। राजू को पता नहीं कब प्रिया से दोस्ती से बढ़कर कुछ और महसूस होने लगा। वह दिन भर प्रिया के बारे में सोचता रहता। उसकी मुस्कान उसे याद आती, उसकी बातें याद आती। वह जानता था कि यह गलत है। वह सिर्फ एक नौकर है, प्रिया एक जमींदार की बेटी है। दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दिल किसी की नहीं सुनता। प्रिया को भी राजू की सादगी, मेहनत और ईमानदारी अच्छी लगती थी। उसने देखा था कि राजू कितनी मेहनत कर रहा है, कैसे वह अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश कर रहा है। उसे राजू में वह सब दिखता था जो उसके आसपास के अमीर लड़कों में नहीं था। राजू में सच्चाई थी, जज्बा था, इंसानियत थी। एक दिन बारिश हो रही थी। प्रिया बगीचे में फंस गई थी। राजू ने अपनी चादर से उसे ढक दिया।
दोनों एक छत के नीचे खड़े हो गए। बारिश की बूंदें गिर रही थी। मौसम बहुत सुहाना था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उस पल दोनों को एहसास हो गया कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। लेकिन ये एहसास खुशी नहीं, डर लेकर आया। दोनों जानते थे कि यह रिश्ता नामुमकिन है, समाज नहीं मानेगा, खासकर प्रिया के पिता राम प्रसाद कभी नहीं मानेंगे कि उनकी बेटी एक नौकर से प्यार करे। फिर भी दोनों ने सोचा कि वे कोशिश करेंगे। प्यार सच्चा है तो रास्ता निकलेगा। राजू ने तय किया कि वह और मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा, कुछ बनेगा, फिर राम प्रसाद के सामने जाएगा। 2 साल बीत गए। राजू ने खूब मेहनत की। अब वह अच्छा पढ़ लिख गया था। प्रिया ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। राजू ने अपनी बचत से कुछ किताबें भी खरीद ली थी। वह रोज पढ़ता। उसका सपना था कि एक दिन वह भी एक अच्छी नौकरी पाएगा। फिर वह प्रिया से शादी का प्रस्ताव रखेगा। प्रिया की उम्र अब 25 साल हो गई थी। राम प्रसाद के पास रिश्ते आने लगे थे, बड़े बड़े घरों से, अमीर लड़कों के। लेकिन प्रिया ने सबको मना कर दिया। उसके मन में सिर्फ राजू था। वे अपनी माँ से बोली कि वह अभी शादी नहीं करना चाहती। राम प्रसाद को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सावित्री से कहा कि प्रिया को समझाए, लेकिन सावित्री भी क्या कर सकती थी। प्रिया अड़ी रही। राजू ने देखा कि प्रिया पर शादी का दबाव बढ़ रहा है। उसे डर लगने लगा कि कहीं प्रिया की शादी कहीं और ना हो जाए। उसने तय किया कि अब वक्त आ गया है, उसे राम प्रसाद से बात करनी होगी। एक शाम राजू ने अच्छे से कपड़े पहने, बाल संवारे, आईने में देखा। वह अब पहले जैसा कमजोर नहीं दिखता था। हवेली में अच्छा खाना मिलता था। उसकी सेहत सुधर गई थी, चेहरे पर चमक आ गई थी। उसे अपने आप पर भरोसा था। राजू ने एक लिफाफा तैयार किया। उसमें उसने अपनी पढ़ाई के सर्टिफिकेट्स रखे। उसने एक चिट्ठी भी लिखी जिसमें उसने अपने इरादे साफ किए। वह बताना चाहता था कि वह सिर्फ एक नौकर नहीं रहना चाहता, वह कुछ बनना चाहता है। राजू राम प्रसाद के कमरे के बाहर खड़ा हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे। उसने कई बार सांस ली, फिर हिम्मत जुटाई और दरवाजा खटखटाया। राम प्रसाद अपनी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने अंदर आने को कहा। राजू अंदर गया, सिर झुकाए खड़ा हो गया। राम प्रसाद ने नज़र उठाई। उन्हें हैरानी हुई। राजू इतने अच्छे कपड़ों में, कुछ खास बात होगी। उन्होंने पूछा कि क्या बात है राजू। राजू ने धीमी आवाज़ में कहा कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। राम प्रसाद ने अखबार रख दिया। उन्होंने राजू को ध्यान से देखा। राजू अब पहले जैसा नहीं था, पढ़ा लिखा दिखता था, सभ्य दिखता था। राम प्रसाद ने कहा, बोलो क्या कहना है। राजू ने गहरी सांस ली, फिर उसने अपनी बात रखी। उसने कहा कि वह पिछले 7 सालों से इस हवेली में काम कर रहा है। उसने हमेशा ही ईमानदारी से काम किया है। उसने पढ़ाई भी की है। अब वह सिर्फ एक माली नहीं है, वह और भी बहुत कुछ कर सकता है। वह मेहनती है। वह राम प्रसाद ने बीच में ही टोक दिया। उन्होंने कहा, यह सब ठीक है, लेकिन आखिर बात क्या है। राजू ने हिम्मत जुटाई। उसने कहा कि वह प्रिया से शादी करना चाहता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। राम प्रसाद की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या उन्होंने सही सुना? ये नौकर, ये 2 कौड़ी का इंसान उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। राम प्रसाद का चेहरा लाल हो गया। गुस्से से उनकी आंखों में आग जल उठी। उनकी मुट्ठियां भींच गई। वे अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए, जोर से चिल्लाए, क्या कहा तुमने? राजू घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर कहा कि वह प्रिया से सच्चा प्यार करता है, वह उसका ख्याल रखेगा, वह मेहनत करेगा। और राम प्रसाद ने राजू की बात बीच में काट दी। उन्होंने जोर से कहा, तेरी ये मजाल, तू एक नौकर है, एक 2 कौड़ी का इंसान, और तू मेरी बेटी से शादी करने का सपना देख रहा है। तुझे पता है तू क्या है? तू कुछ नहीं है, एक भिखारी जिसे मैंने अपनी दया से नौकरी दी। राजू ने कहा कि वह भिखारी नहीं है, वह मेहनती इंसान है। उसने
अपना लिफाफा राम प्रसाद को दिखाया। कहा कि उसने पढ़ाई की है, वह कुछ बन सकता है। लेकिन राम प्रसाद ने लिफाफा फेंक दिया। राम प्रसाद ने कहा, निकल जा मेरे घर से, अभी निकल जा, और अगर दोबारा यहाँ दिखा तो अच्छा नहीं होगा। राजू ने मिन्नतें की। उसने कहा कि वह सच में प्रिया से प्यार करता है, प्रिया भी उससे प्यार करती है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन रामप्रसाद ने कुछ नहीं सुना। रामप्रसाद ने जोर से आवाज लगाई। 2-3 और नौकर आए। रामप्रसाद ने उन्हें आदेश दिया कि वह राजू को हवेली से बाहर निकाल दो, अभी इसी वक्त, और उसका सामान भी बाहर फेंक दो। नौकरों ने राजू को पकड़ लिया। राजू चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसे हवेली के बाहर धक्का देकर फेंक दिया गया। उसका छोटा सा बिस्तर और कुछ कपड़े बाहर फेंक दिए गए। प्रिया अपने कमरे में थी। उसने शोर सुना। वह दौड़ी दौड़ी नीचे आई। उसने देखा कि राजू को बाहर निकाला जा रहा है। वह समझ गई कि क्या हुआ होगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रिया अपने पिता के पास दौड़ी। उसने उनसे मिन्नतें की। कहा कि राजू एक अच्छा इंसान है, वह ईमानदार है, मेहनती है। लेकिन रामप्रसाद ने उसकी एक भी न सुनी। उन्होंने प्रिया को डांटा। कहा कि ये सब क्या है, तुझे एक नौकर से प्यार हो गया, क्या तुझे शर्म नहीं आती? प्रिया रोती रही। उसने कहा कि प्यार में अमीर गरीब नहीं देखा जाता, राजू उसे खुश रखेगा। लेकिन रामप्रसाद नहीं माने। उन्होंने प्रिया को उसके कमरे में जाने का आदेश दिया। उस रात रामप्रसाद को नींद नहीं आई। वह बहुत गुस्से में थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेइज्जती हो गई है। एक नौकर ने उनकी बेटी का हाथ मांगा। अगर ये बात गांव में फैली तो लोग क्या कहेंगे? लोग हंसेंगे। रामप्रसाद को गुस्सा आता रहा। वह सोचते रहे कि राजू की ये हिम्मत कैसे हुई। उन्हें लगा कि सिर्फ निकाल देना काफ़ी नहीं है, राजू को सबक सिखाना होगा, ऐसा सबक जो वह जिंदगी भर न भूले, और जिससे दूसरे नौकरों को भी सीख मिले कि अपनी औकात में रहना चाहिए। अगली सुबह रामप्रसाद ने अपनी पत्नी सावित्री को बुलाया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा वह सोने का हार कहाँ है, वह जो तुम्हारी शादी में मिला था? सावित्री ने कहा कि वह तो अलमारी में रखा है। रामप्रसाद ने कहा कि वह हार लाकर दो। सावित्री को कुछ अजीब लगा, लेकिन उन्होंने अपने पति से कुछ नहीं पूछा। वह हार लेकर आ गई। रामप्रसाद ने हार ले लिया और अपनी अलमारी में छिपा दिया। फिर रामप्रसाद ने शोर मचाना शुरू किया। वह चिल्लाने लगे कि चोरी हो गई है, सावित्री का कीमती हार गायब हो गया है। सारे नौकर इकट्ठे हो गए। सब घबराए हुए थे। रामप्रसाद ने कहा कि ये जरूर किसी नौकर ने चुराया है। उन्होंने सबकी तलाशी लेने की बात कही। सारे नौकर डर गए। सबने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं चुराया, लेकिन रामप्रसाद नहीं माने। रामप्रसाद ने कहा कि उन्हें शक है कि राजू ने ये चोरी की है। कल रात वह हवेली से निकला है, पक्का उसी ने ही हार चुराया होगा। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। सावित्री को समझ में आ गया। उन्होंने अपने पति को समझाने की कोशिश की। कहा कि राजू ऐसा नहीं कर सकता, वह बहुत ईमानदार लड़का है, शायद हार कहीं और होगा। लेकिन रामप्रसाद ने कहा कि चुप रहो, ये मेरा फैसला है। पुलिस आ गई। रामप्रसाद ने उन्हें सारी कहानी बताई। कहा कि राजू हमारे घर में एक नौकर था, वह कल हवेली से भागा है और उसके भागने के बाद ही हार गायब हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। रामप्रसाद ने पुलिस वालों को कुछ पैसे भी दिए। कहा कि राजू को जल्दी से पकड़ो। पुलिस वाले समझ गए कि ये एक अमीर आदमी है, इसकी बात माननी होगी। राजू उस वक्त गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। उसके पास बहुत कम पैसे थे। वह सोच रहा था कि अब क्या करे, कहाँ जाए। तभी पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकी। 2 पुलिस वाले उतरे। उन्होंने राजू को देखा। पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? राजू ने हाँ में सर हिलाया। उसने कहा कि हाँ, मेरा नाम राजू है। पुलिस वालों ने राजू को पकड़ लिया। कहा कि तुम गिरफ्तार हो, तुम पर चोरी का आरोप है। राजू हैरान रह गया। उसने कहा,
उसने कुछ नहीं चुराया। लेकिन पुलिस ने नहीं सुना। उन्होंने राजू को हथकड़ी लगा दी। राजू को थाने ले जाया गया। वहां उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। राजू रोता रहा, चिल्लाता रहा कि वह बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन कोई नहीं सुनता था। अगले दिन राजू को कोर्ट में पेश किया गया। रामप्रसाद ने अपना केस रखा, कहा कि राजू ने उनके घर से कीमती हार चुराया है। जज ने राजू से पूछा कि तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है। राजू ने कहा कि वह बेकसूर है, उसने कभी चोरी नहीं की। उसने 7 साल तक उस हवेली में काम किया और कभी किसी चीज़ पर नज़र नहीं उठाई। लेकिन रामप्रसाद के पास वकील था, अच्छा वकील, पैसे वाला वकील। उस वकील ने बहुत सारे सबूत दिखाए, कहा कि राजू हवेली से भागा है और ठीक उसी रात हार गायब हुआ। यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। राजू के पास अपनी सफाई के लिए कोई वकील नहीं था, कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था। जज ने राजू को दोषी करार दिया, उसे 2 साल की सजा सुनाई। राजू को जेल भेज दिया गया। प्रिया को जब ये पता चला तो उसका दिल टूट गया। वह अपने पिता के पास गई, रोते रोते कहा कि राजू बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, यह सब झूठ है। लेकिन रामप्रसाद ने कहा कि वह चुप रहे। राजू एक चोर है, उसे सजा मिल गई है। प्रिया ने पूछा कि आपने ये क्या किया? आप जानते हैं कि राजू ने कुछ नहीं चुराया, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? रामप्रसाद ने कहा कि ये उसके लिए एक सबक है। जो अपनी औकात भूल जाता है उसे यह सजा मिलती है। प्रिया अपने पिता से बहुत नाराज हो गई। उसने कहा कि यह बहुत गलत है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह रोज रोती रहती, खाना पीना छोड़ दिया, कमरे से बाहर नहीं निकलती। सावित्री बहुत दुखी थी। उन्हें पता था कि उनके पति ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। उन्होंने रामप्रसाद से कहा कि यह सही नहीं है, लेकिन रामप्रसाद नहीं माने। उन्होंने कहा जो हो गया सो हो गया। जेल में राजू के दिन बहुत मुश्किल से कट रहे थे। वहाँ का माहौल बहुत खराब था। सब तरह के मुजरिम थे, कुछ लोग बहुत खतरनाक थे। राजू डरा हुआ रहता था। पहले कुछ हफ्ते तो राजू सिर्फ रोता रहा। उसे समझ नहीं आता था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। उसने तो सिर्फ प्यार किया था, मेहनत की थी, कुछ बनने की कोशिश की थी और इसकी सज़ा उसे जेल मिली। लेकिन धीरे धीरे राजू ने खुद को संभाला। उसने सोचा कि अगर वह यूं ही रोता रहा तो कुछ नहीं होगा। उसे कुछ करना होगा, कुछ सीखना होगा, ताकि जब वह बाहर निकले तो वह मजबूत बनकर निकले। जेल में एक लाइब्रेरी थी, वहाँ कुछ किताबें थी। राजू ने वहाँ जाना शुरू किया। वह दिन भर किताबें पढ़ता, कानून की किताबें पढ़ता, इतिहास की किताबें पढ़ता रहता। वह सब कुछ सीखना चाहता था। जेल में कुछ पढ़े लिखे कैदी भी थे। राजू उनसे बातें करता, उनसे सीखता। एक कैदी था जो पहले टीचर था। उसने राजू को बहुत कुछ सिखाया। राजू ने अंग्रेजी और भी बेहतर कर ली। महीने बीतते गए। राजू की सोच बदल गई थी। पहले वह सिर्फ दुखी रहता था, अब वह मजबूत हो गया था। उसने तय किया कि वह इस अन्याय को नहीं भूलेगा, लेकिन वह बदला भी नहीं लेगा। वह बस इतना करेगा कि वह कुछ बनेगा, इतना बड़ा बनेगा कि रामप्रसाद को अपनी गलती का एहसास हो। एक दिन जेल में एक 50 साल का कैदी आया। उसका नाम अमित था। अमित एक वकील था। उसे झूठे केस में फंसाया गया था। अमित और राजू की बहुत बनने लगी। राजू ने अमित को अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे उसे झूठे इल्जाम में फंसाया गया। अमित ने राजू की कहानी ध्यान से सुनी। उसे विश्वास हो गया कि राजू बेकसूर है। अमित ने कहा कि वह राजू की मदद करेगा। जब वह खुद बाहर निकलेगा तो राजू का केस फिर से खोलेगा, लेकिन उसके लिए सबूत चाहिए। राजू ने कहा कि सबूत कहाँ से लाएगा, सब कुछ तो रामप्रसाद के पक्ष में है। अमित ने कहा कि चिंता मत करो, सच्चाई हमेशा सामने आती है, बस धैर्य रखो। कुछ महीनों के बाद अमित का केस खुल गया। पता चला कि वह बेकसूर था। उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जाने से पहले अमित ने राजू से वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। अमित बाहर निकला। वह एक बहुत अच्छा वकील था। उसके पास
पैसा भी था। उसने राजू का केस देखना शुरू किया। उसने राम प्रसाद के खिलाफ जांच शुरू की। अमित को पता चला कि राम प्रसाद ने पुलिस को रिश्वत दी थी। उसने झूठे सबूत दिए थे। अमित ने यह सब इकट्ठा किया। फिर उसने कोर्ट में अपील दायर की। कोर्ट ने राजू का केस फिर से खोला। इस बार सच्चाई सामने आने लगी। पुलिस वालों ने अपना बयान बदल दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने राम प्रसाद के दबाव में आकर राजू को पकड़ा था। राम प्रसाद को कोर्ट में बुलाया गया। उनसे पूछा गया कि क्या वाकई हार चोरी हुआ था। राम प्रसाद घबरा गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि इतने सालों के बाद ये केस फिर से खुलेगा। आखिरकार सावित्री ने सच बोल दिया। उन्होंने कोर्ट में कहा कि हार कभी चोरी हुआ ही नहीं था, ये सब एक झूठ था। राम प्रसाद ने राजू को फंसाने के लिए ये सब किया था। कोर्ट ने राजू को बेकसूर करार दिया। उसे तुरंत रिहा कर दिया गया। 1.5 साल के बाद जेल में रहने के बाद राजू आज़ाद हो गया, लेकिन वह 1.5 साल उसकी जिंदगी से चले गए थे। वह वक्त जो उसे कुछ बनने में लगाना चाहिए था, वह जेल में गुजर गया। जेल से बाहर आकर राजू अमित के घर गया। अमित ने उसका स्वागत किया। अमित एक बड़े घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। अमित ने राजू को अपने परिवार से मिलवाया। अमित ने राजू से कहा कि अब तुम यहीं रहोगे मेरे साथ, मैं तुम्हें वकील बनाऊंगा। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतना अच्छा भी हो सकता है। अमित के बच्चे नहीं थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि अमित और उसकी पत्नी मीना ने सोचा कि क्यों ना राजू को ही अपना बेटा बना ले। राजू को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि भगवान ने उसकी सुन ली। अमित ने राजू को कानून की पढ़ाई कराई। राजू दिन रात मेहनत करता। उसे पता था कि ये उसकी दूसरी जिंदगी है, उसे इसे बर्बाद नहीं करना है। 3 साल में राजू ने वकालत की डिग्री ली। फिर राजू ने पुलिस की परीक्षा दी। वह उसमें पास हो गया। उसकी मेहनत रंग लाई। राजू पुलिस में भर्ती हो गया। वह एक सब इंस्पेक्टर बना। राजू बहुत मेहनत से काम करता। वह ईमानदार था, किसी से रिश्वत नहीं लेता था, गरीबों की मदद करता था। धीरे धीरे उसकी तरक्की होने लगी। 5 साल में वह इंस्पेक्टर बन गया, फिर डिप्टी एसपी बना और अंत में पुलिस कमिश्नर बन गया। इन सालों में राजू ने प्रिया को नहीं बुलाया, लेकिन उसने संपर्क नहीं किया। वह जानता था कि प्रिया की शादी हो गई होगी। उसने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने का फैसला किया। अमित के एक छोटा भाई था विक्रम अमित के पिता का व्यापार संभालता था। बड़ा व्यापारी था। उसके कई कारखाने थे। राजू और विक्रम एक अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन विक्रम ने राजू से कहा कि उसकी शादी की बात चल रही है। लड़की का नाम प्रिया है। राजू का दिल धक से रह गया। उसने पूछा कि लड़की के पिता का नाम क्या है, तो विक्रम ने कहा कि राम प्रसाद शर्मा। राजू सब समझ गया। वह वही प्रिया है, उसकी प्रिया। राजू ने विक्रम को सारी कहानी बताई, कैसे उसे झूठे केस में फंसाया गया, कैसे राम प्रसाद ने उसकी जिंदगी बर्बाद की। विक्रम हैरान रह गया। उसने कहा कि वह ये रिश्ता तोड़ देगा, लेकिन राजू ने कहा कि नहीं, प्रिया का कोई कसूर नहीं है, उसकी जिंदगी खराब क्यों करे, शादी होने दो, लेकिन एक शर्त है। राजू ने कहा कि राम प्रसाद को कभी उनके घर नहीं आने दिया जाएगा। जिस आदमी ने एक बेकसूर को बर्बाद किया, वह अपनी बेटी से मिलने का हकदार नहीं है। विक्रम मान गया। प्रिया और विक्रम की शादी हो गई। बड़ी धूमधाम से हुई। राम प्रसाद बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी बेटी की बहुत अच्छी जगह शादी की है। विक्रम के पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, इज्जत। प्रिया को जब पता चला कि राजू भी इसी घर में रहता है, तो वह हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ। राजू, जिसे उसके पिता ने जेल भिजवाया था, वह यहाँ है और वह पुलिस कमिश्नर है। प्रिया ने राजू से मिलने की कोशिश की, लेकिन राजू ने मना कर दिया। उसने संदेशा भिजवाया कि वह प्रिया से नहीं मिलना चाहता। प्रिया बहुत दुखी हुई। एक दिन प्रिया ने राजू को रोक लिया। उसने आंसू भरी आंखों से कहा कि जो हुआ उसके लिए वह बहुत शर्मिंदा है। उसके पिता ने बहुत गलत किया, लेकिन राजू ने कहा कि ये सब भूल जाओ, तुम्हारी अब नई जिंदगी है।
विक्रम एक अच्छा इंसान है, वह तुम्हारा ख्याल रखेगा, मुझे भूल जाओ। प्रिया रोती रही लेकिन राजू नहीं पिघला। उसने अपने दिल को पत्थर बना लिया था। वह जानता था कि अगर वह कमज़ोर पड़ा तो फिर से टूट जाएगा। समय बीतता गया। प्रिया विक्रम के साथ खुश थी। विक्रम सच में बहुत अच्छा था। वह प्रिया का बहुत ख्याल रखता था। प्रिया को सब कुछ मिलता था, लेकिन उसके दिल में कहीं राजू के लिए एक कोना था। रामप्रसाद को अपनी बेटी की याद आती थी। उन्होंने कई बार विक्रम के घर जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार गार्ड ने उन्हें रोक दिया। रामप्रसाद समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। 6 महीने बाद एक दिन रामप्रसाद ने फिर से कोशिश की। वह विक्रम के घर गए। बड़ा बंगला था, ऊंची दीवारें थी। मुख्य गेट पर 2 गार्ड खड़े थे। रामप्रसाद गेट पर पहुंचे। उन्होंने गार्ड से कहा कि वह प्रिया के पिता हैं, अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन गार्ड ने मना कर दिया। गार्ड ने बहुत सख्ती से कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। रामप्रसाद को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हारी ये मजाल, मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ, तुम मुझे रोक रहे हो। गार्ड ने कहा, ये मेरा आदेश नहीं है साहब, पुलिस कमिश्नर साहब का आदेश है। उन्होंने कहा कि रामप्रसाद जी को अंदर नहीं आने देना है। रामप्रसाद हैरान रह गए। पुलिस कमिश्नर उन्हें क्यों रोकेगा? उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया, वह तो सिर्फ अपनी बेटी से मिलने आए हैं। रामप्रसाद परेशान हो गए। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी उन्हें पीछे से आवाज़ सुनाई दी। एक गहरी आवाज़ आई, रामप्रसाद जी। रामप्रसाद पलटे। वहाँ एक आदमी खड़ा था, लंबा, सुंदर, साफ सुथरे कपड़ों में, पुलिस की वर्दी में, चेहरे पर गंभीरता थी। रामप्रसाद ने उस आदमी को देखा। उन्हें कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन पहचान नहीं पाए। वह आदमी आगे बढ़ा। उसने कहा, शायद आप मुझे नहीं पहचान रहे होंगे, मैं राजू हूँ। रामप्रसाद का दिमाग सन्न हो गया। राजू? वही राजू जिसे उन्होंने जेल भिजवाया था। वह यहाँ कैसे, और वह पुलिस की वर्दी में क्यों है? राजू ने धीरे धीरे सब कुछ बताया। कैसे जेल में उसे अमित जी मिले, कैसे अमित ने उसकी मदद की, कैसे उसका केस फिर से खुला, कैसे सच्चाई सामने आई, कैसे उसे रिहा किया गया। फिर राजू ने बताया कि अमित ने उसे अपना बेटा बना लिया था, उसने उसे पढ़ाया। राजू ने मेहनत की, पुलिस में भर्ती हुआ और अब वह इस शहर का पुलिस कमिश्नर है। रामप्रसाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वह नौकर, वह गरीब लड़का आज पुलिस कमिश्नर है, और सबसे बड़ी बात, विक्रम राजू का छोटा भाई है। राजू ने आगे बताया, जब विक्रम की शादी की बात चली तो मुझे पता चला कि लड़की आपकी बेटी है। मैंने विक्रम को सब कुछ बता दिया, लेकिन विक्रम ने कहा कि वह प्रिया से शादी करेगा। प्रिया का कोई कसूर नहीं है। मैं मान गया, लेकिन मैंने एक शर्त रखी। राजू ने आगे कहा, मैंने विक्रम से कहा कि आप कभी इस घर में नहीं आ सकते, ना प्रिया से मिल सकते हैं, ना अपने नाती पोतों से। यह मेरी शर्त थी। रामप्रसाद के घुटने कांपने लगे। उन्होंने गिड़गिड़ाकर कहा कि वह अपनी बेटी से एक बार मिल लें, लेकिन राजू ने साफ मना कर दिया। राजू ने कहा, आपने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, मुझे जेल भिजवाया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब था, नौकर था। रामप्रसाद के पास कोई भी जवाब नहीं था। वह चुपचाप खड़े रहे, आंखों में आंसू थे। राजू ने कहा, अब जाइए, यहाँ मत आइए। प्रिया खुश है, उसके 2 बच्चे हैं, विक्रम उसका बहुत ध्यान रखता है, आप उनकी ज़िंदगी में मत आइए। रामप्रसाद वहाँ से लौट गए। घर आकर पत्नी को सब बताया। पत्नी भी रो पड़ी। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्होंने एक गरीब लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी, और आज वही लड़का उनकी बेटी के घर का मालिक है, उनकी बेटी के देवर हैं। रामप्रसाद रोज उस बंगले के बाहर से गुजरते, दूर से देखते। कभी कभी प्रिया बच्चों के साथ बाहर आती दिखती। रामप्रसाद बस दूर से देखते रह जाते। एक दिन प्रिया ने उन्हें देख लिया। वह रुक गई, लेकिन फिर अंदर चली गई। उसने बात नहीं की। रामप्रसाद समझ गए कि प्रिया भी उनसे नाराज़ है।
उसने भी माफ नहीं किया। महीने बीत गए, साल बीत गए। राम प्रसाद बूढ़े हो गए, उनकी सेहत खराब रहने लगी। लेकिन सबसे बड़ा दर्द था अपनी बेटी से दूर रहना, अपने नाती पोतों को ना देख पाना। एक दिन राम प्रसाद बहुत बीमार पड़ गए, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। पत्नी ने प्रिया को खबर भेजी, लेकिन प्रिया नहीं आई। विक्रम ने उसे नहीं जाने दिया। राजू का आदेश था। राम प्रसाद अपने आखिरी दिनों में बहुत पछताया। काश उन्होंने राजू के साथ वह सब ना किया होता। काश उन्होंने अमीरी गरीबी नहीं देखी होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आज राजू एक बड़े अधिकारी हैं, उनका नाम और सम्मान है। उनका भाई विक्रम एक सफल बिजनेसमैन है। प्रिया खुश है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बहुत प्यारे हैं। राजू अपने भतीजे भतीजी से बहुत प्यार करते हैं। वह उन्हें गोद में उठाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। विक्रम और प्रिया का रिश्ता बहुत अच्छा है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अमित अंकल भी खुश हैं। उन्होंने राजू को बेटे की तरह पाला। आज उन्हें गर्व है अपने बेटे पर। राजू ने कभी बदला नहीं लिया। उन्होंने राम प्रसाद को कभी तकलीफ नहीं दी, सिर्फ उन्हें अपनी बेटी से दूर रखा। ये सजा काफ़ी थी। राम प्रसाद को जिंदगी भर अफसोस रहा। उन्होंने अपनी गलती की सजा भुगती। ये कहानी सिखाती है कि हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। गरीब अमीर देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। आज जो गरीब है कल वही अमीर हो सकता है, और आज जो नौकर है कल वही मालिक भी बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो जिंदगी हमें जरूर सजा देगी। आज राजू अपने घर की छत पर खड़े हैं। नीचे बगीचे में प्रिया बच्चों के साथ खेल रही है। विक्रम ऑफिस से आ गया है, वह भी बच्चों के साथ खेलने लगा। राजू मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी पर गर्व है। जेल से निकलकर आज वह यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने मेहनत की, ईमानदारी से जिए, और भगवान ने उन्हें सब कुछ दे दिया। दूर कहीं राम प्रसाद अपने छोटे से घर में अकेले बैठे हैं। उन्हें अपनी गलती का अफसोस है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी में जो बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता, बस अफसोस ही रह जाता है। राजू की कहानी खत्म हुई, एक सबक के साथ, एक सीख के साथ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।